आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैराथन क्लास की मैंने रीशेड्यूलिंग की थी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि अब जो है थर्सडे और फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हमारा इकोनॉमिक्स क्लास आता है, तो मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे फ्राइडे हम हिस्ट्री करेंगे। लेकिन मैंने उस पर काफ़ी विचार किया और अल्टीमेटली मुझे यही नतीजा मिला, अंदर से यही आवाज़ आई कि नहीं, हमें चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चाहिए। एक साथ अगर बहुत सारा भार लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली वो हमारे बिहेवियर में नहीं आ पाएगी, जिससे कि तैयारी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा और चीज़ों को कभी भी बेवजह जटिल करनी नहीं चाहिए। मेरा यही मानना है कि चीज़ें बिल्कुल सीधी और सिंपल होनी चाहिए और वो अपने आप में सिंपल ही होती है। हम बेवजह उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरी बर्डन्स लेकर, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लस बेहतर होगा कि हम सिस्टमैटिक रूप से पहले एक सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें अपने अंदर और फिर हम लोग अगले सब्जेक्ट पर चलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे जो है इकोनॉमिक्स ही करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास इकोनॉमिक्स की। आपको याद होगा कि अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग पर बातें कर रहे हैं। पहले हमने उस चैप्टर का डिटेल्ड सिलेबस देखा कि क्या है प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक है खास करके। और फिर हमने देखा कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने पूछ रखे हैं प्रीलिम्स में पिछले कुछ सालों में। और अब फ्रेंड्स, बारी है कि हम देखें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें, मनी एंड बैंकिंग की शुरुआत करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि पहला जो टॉपिक मैंने आपसे कहा था जो इसमें है, वो है एज पर सिलेबस, एसेट्स क्या होता है मनी एंड बैंकिंग में। आपने सुना होगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकी चर्चा होती रहती है। एसेट मीन्स, अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग में बात करूं तो संपत्ति, कि आपके पास कितनी संपत्ति है या आपकी संपत्ति क्या है, कैसे है, तो वो। लेकिन मनी एंड बैंकिंग के टर्म्स में हमें ये समझना है कि एसेट्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एसेट्स इंक्लूड करता है रिजर्व्स प्लस लोन्स। रिजर्व्स तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, रिजर्व में जो भी चीज़ें हमने रिजर्व की हुई है, वो तो हमारी एसेट है, ये हमारी संपत्ति है ही, उनका हम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन्स को लेकर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि लोन्स किस तरीके से एसेट हो सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोन लेते हैं, ठीक? मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक से आपने लोन लिया किसी खास काम के लिए। तो बैंक जब आपको लोन दे देती है, उसके बदले में आप जानते हैं कि आपसे कुछ सिक्योरिटी लेती है। तो उसने जो पैसा आपको दिया है, उस पर अब बैंक का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब कि उस पैसे का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, इसका फैसला आप करेंगे। बैंक का काम था आपको लोन देना, उसके बदले में उसने आपकी प्रॉपर्टी रख ली है। अगर आप उसको नहीं चुकाएँगे तो वो प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे ले लेगा। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम पर है। और संपत्ति एसेट्स का यही मतलब होता है। इसके अगर मूल बात की मैं बात करूँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, तो वो यही है कि एसेट एक ऐसी चीज़ है जिसका हम अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अब देखिए बैंक्स के पास या मैं नॉर्मल इंसान की ही बात करूँ, पहले कॉमन लैंग्वेज में इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप और मैं एक इंडिविजुअल हैं मान लेते हैं। तो अगर आप कमाते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कमाई करते हैं, उसमें से आप कुछ चीज़ें रिज़र्व में रखते हैं। रिज़र्व में रखते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तो वो जो रिज़र्व में आपने रखा है, वो आपकी संपत्ति है या नहीं, जिसको दूसरी भाषा में आप सेविंग्स भी कह सकते हैं। तो कुछ पैसे आपने वहाँ रखे हैं और मान लीजिए कि बीच में आपकी इनकम जो आपकी आई थी, वो सेविंग्स ख़त्म हो गई या रिज़र्व ख़त्म हो गया आपका किसी वजह से। तो अब आपने किसी से पैसा लिया कि मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा दूँगा। तो आपने जो लिया, उसके बदले में आप उसको लौटाएँगे, तो उसको लौटाने से मतलब है, अब उसने जो दिया है, उसका आप क्या करेंगे? उससे उसको कोई लेना-देना नहीं, ये आपकी डिसीज़न है। तो ये विदिन कंट्रोल में है आपके कि आप जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब चीज़ें अपने कंट्रोल में आ जाती है, तो उसे भी हम एसेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग पावर अब हमारे पास है। दूसरी बात आती है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड होता है? लायबिलिटीज़ मीन्स आप जानते हैं कि एक तरीके से समझिए, बोझ ही समझिए आप इसको, कि हमें देना है किसी को। एसेट्स मतलब हमारी चीज़ें हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ हमें किसी को देना पड़ता है, वो हमारा नहीं है। कहने का मतलब उस पे कोई हमारा हक नहीं है। हम अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मनी एंड बैंकिंग की भाषा में बात करें, तो लायबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड होता है? डिपॉज़िट्स। अब बैंक में हम आप जाके, जो नॉर्मल पीपल हैं, आप जानते हैं कि आप भी कई बार गए होंगे बैंक में, आपने डिपॉज़िट की होगी चीज़ों को, रुपयों को डिपॉज़िट करते हैं हम। तो हम जो डिपॉज़िट करते हैं बैंक में, तो उस डिपॉज़िट पे पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा है। हम जब चाहें उसे निकाल सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी की बात है। बैंक ये नहीं कह सकता कि आपने हमारे यहाँ जमा कर दिया, तो अब हम जैसे चाहेंगे वैसे आपको देंगे। बैंक ऐसा नहीं कह सकता। आप जैसे चाहें वैसे अपने, वो जो आपने डिपॉज़िट की है उसको निकाल सकते हैं। मीन्स कि वो आपके कंट्रोल में है, आपके डिसीज़न के कंट्रोल में है और बैंक आपको वो देने के लिए बाध्य है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूँगा। लोन्स में थोड़ा-सा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि इतने टाइम के बाद इतने इंटरेस्ट पे इस तरीके से, तो उसकी एक प्रॉपर एग्रीमेंट होती है। वहाँ भी ये नहीं कि कहा था कुछ कि ऐसे-ऐसे लोन चुकाना, आप बीच में कह रहे हैं कि नहीं मुझे अभी ऐसे चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम में इस तरीके से नहीं हो सकती। लेकिन उसी तरह से यहाँ भी बात करें, तो ये भी एक प्रॉपर सिस्टम बैंकिंग की बनी हुई है। अब बैंक ये नहीं कहेगा कि चलो मैंने जो लोन दिया है उसको 1 साल में लौटाना और इतने इंटरेस्ट के साथ लौटाना, और बीच में वो ये कहने लगे कि नहीं मुझे अब 3 महीने में ही मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। ऐसा वो नहीं कर सकता, वहाँ पे एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। तो विदिन वो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जो आप डिपॉज़िट करते हैं, वो आपके कंट्रोल में होता है, वो बैंक के कंट्रोल में नहीं होता। आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं, बैंक उसको रोक नहीं सकता। बैंक को देना है पैसा आपको, तो बैंक के लिए जो आपका जो डिपॉज़िट है, वो लायबिलिटीज़ हो जाता है कि हम अपने तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैंक नहीं कर सकता। तो ये है फ्रेंड्स लायबिलिटीज़। अब बात करेंगे मनी सप्लाई के ऊपर कि मनी सप्लाई क्या होता है? इस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब पर भी पूछे गए हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है? इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन इसका इसी तरह प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इनमें से कौन एसेट्स नहीं है, और उसमें डिपॉज़िट दिया गया था। तो डिपॉज़िट एसेट तो नहीं है, लायबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मनी सप्लाई की। तो मनी सप्लाई पर भी क्वेश्चंस इसके कॉन्सेप्ट पर आते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें हैं, उन्हें हमें समझना है गौर गौर करके। चीज़ें कभी भी रटने की कोशिश ना कीजिएगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। मनी सप्लाई देखते हैं कि इनके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ों को मनी सप्लाई में शामिल किया जाता है। मनी सप्लाई पहले आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो मनी सप्लाई, सरफेस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि पैसों का जो सप्लाई हुआ है मार्केट में, सप्लाई हुआ पड़ा है। तो आप अपने तरीके से पहले सोचने की कोशिश कीजिए कि मनी सप्लाई में क्या-क्या चीज़ें होती होंगी।
क्योंकि आप भी आपके पास भी पैसे होंगे, आप उसका इस्तेमाल करते होंगे, तो आप ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए अपने लेवल पर कि आप जो देखते हैं चारों बगल जो-जो पैसे, तो वो उसमें आप क्या मनी सप्लाई में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे? आपके पास करेंसी है, नोट्स है, कॉइन्स है, ये सब चीज़ें हैं। क्या इसे आप मनी सप्लाई में डालने की कोशिश करेंगे? क्या ये कंपोनेंट हो सकते हैं? सप्लाई में तो है, आपके पास है तो हुई ना चीज़ें, और क्या हो सकती है? इस तरीके से आपको ज़रा-सा सोचना है कि आपके पैसे के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं। इस तरीके से आप पकड़ पाएँगे चीज़ों की आपके पास जो है, आप और कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं, उनको सोचने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप देख पाएँगे कि जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने बैंक में अपना डिपॉज़िट कर रखा है पैसा, तो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। तो क्या वो भी मनी सप्लाई का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब चाहे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि क्या-क्या सोर्सेज़ हो सकते हैं, जिससे इस तरीके से देखना है कि वो तुरंत हम जब चाहें उसे मार्केट में लेके आ सकते हैं या तुरंत अपने पास लेके आ सकते हैं। अपने पास आ गई तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो मनी सप्लाई का ही पार्ट हो गया। आइए फ्रेंड्स अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये सब देखिए कॉमन सोचने की बातें हैं। सब्जेक्ट जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? रियल लाइफ से ही बनते हैं, उनके बेस पर लिखा जाता है चीज़ें। तो करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स, आपके पास जो नोट्स एंड कॉइन्स हैं, वो मनी सप्लाई के रूप में आपके पास ही तो है। मनी कौन इश्यू करता है? आरबीआई सेंट्रल बैंक इश्यू करती है। तो वो जो भी पैसे देगी, जो यूज़ हो रहा है एक तरह से कहिए, जो इस्तेमाल हो रहा है, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। तो आपको दिया है उसने, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। तो एक वो बात हो गई। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स इन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स, वही डिपॉजिट्स ऑन डिम जो आपने डिपॉजिट की है पैसे, जब चाहे आप डिमांड कर सकते हैं उसकी कि मुझे अभी चाहिए। बैंक जाइए, फॉर्म भरिए, निकाल लीजिए। अब तो एटीएम्स का ज़माना आ गया है, फ़ोन पे का ज़माना आ गया है, तो उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो वहाँ से चीज़ें, वो चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो या करेंट अकाउंट में, इसका फ़र्क थोड़ा-सा बस इतना है कि देखिए सेविंग्स अकाउंट पे क्या होता है कि बैंक आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट देती है और करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं देती। करंट अकाउंट कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपका डिपॉज़िट है बैंक के पास, वो भी एक तरीक़े का मनी सप्लाई का ही कॉम्पोनेंट है, क्योंकि जब चाहे आप वहाँ से निकाल के ले आ सकते हैं उसको। टाइम डिपॉज़िट्स, फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉज़िट्स। टाइम डिपॉज़िट्स की आपने, उसमें क्या आता है फिक्स, कि आप कुछ फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए आपके पास रहेगा ये मेरा पैसा। फिक्स्ड डिपॉज़िट आप सुनते होंगे, उसी तरह रेकरिंग डिपॉज़िट्स भी है कि बार-बार आप उसको नया करते रहते हैं, बार-बार डिपॉज़िट करते रहते हैं। तो टाइम डिपॉज़िट भी जो है, वो भी मनी सप्लाई का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी विदिन आपके कंट्रोल है। आपने एफडी कराई है, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बॉन्डेज हो गई है, कि इससे पहले तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसे आप तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो भी जो है आपके मनी सप्लाई का पार्ट हो जाता है, क्योंकि जब चाहे उसे मार्केट में लाया जा सकता है। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, एक नोट की बात है। ओनली डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय बैंक्स आर टू बी included in money supply. The interbank deposits which a commercial bank holds in other commercial banks are not to be regarded as part of money supply. सिर्फ उन्हीं डिपॉजिट को जो हम पब्लिक बैंक में डालते हैं, उसे ही मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। इंटरबैंक डिपॉजिट्स को नहीं। इंटरबैंक डिपॉजिट मतलब कि एक कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा दूसरे कमर्शियल बैंक में रखा हुआ है, तो उसे आप मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मान सकते। क्यों, ऐसा क्यों? अब देखिए, पब्लिक कस्टमर होती है जो डिमांड करती है। हमने अपना डिपॉज़िट, अपना पैसा डिपॉज़िट किया है बैंक में, हम जब चाहे लेके आ सकते हैं और उसका मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक में रखा हुआ है पैसा, तो वो क्या करती है कि हो सकता है उसको अभी कोई ऐसा हो पीरियड कि उसने
अपना पैसा निकाल के उसमें डाल दिया। लेकिन वहाँ जो चीज़ें होती हैं बैंक के लेवल पे, वो क्या हुआ कि उस वो तुरंत वहाँ से निकाल के फिर अपने ही बैंक में लेके आएगा। तो बैंक टू बैंक चीज़ें, और बैंक जो अपने लिए ले पैसा इधर-उधर करती है, वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए। उसको खरीद-बिक्री बाज़ार में जाके नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है उसको। तो मनी सप्लाई के कॉम्पोनेंट में उसी को डाल सकते हैं, जो मार्केट में आकर फंक्शन कर रही है एक कस्टमर के रूप में। एक कस्टमर के रूप में चीज़ें खरीद रही है, जिससे मार्केट चल रहा है। ऐसा जो होगा उसे ही आप मनी सप्लाई में डाल सकते हैं। तो इंटरबैंक डिपॉज़िट्स ऐसा नहीं। फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट्स थे मनी सप्लाई के। अब आगे के पार्ट्स पर बात करेंगे, मनी सप्लाई में कुछ और भी बातें हैं। आज यहीं रुक रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी एंड वेरी प्लेजेंट डे। थैंक यू।